के इंतखाब और रिव्यू सेशन की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। ज़राए का कहना है कि वर्ल्ड कप स्क्वाड की सिलेक्शन पीसीबी के लिए गंभीर होती जा रही है। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने इजलास में शिरकत नहीं की और रिव्यू सेशन की सदारत चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी चौधरी ज़का अशरफ ने की। इस पर बात करेंगे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याहिया हुसैनी ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। याहिया, कहिएगा, बाबर आजम और डायरेक्टर क्रिकेट मिकी आर्थर ने तस्लीम किया कि शिकस्त नाक़िस हिकमत अमली के सबब हुई। मजीद क्या बात हुई है? मुबशिर, वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट 5 अक्टूबर से भारत में शुरू होने जा रहा है और 10 टीमों में से 9 टीमों ने अपनी 15 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया, सिर्फ पाकिस्तान के अलावा। और हर रोज कोई ये जानना चाहता है कि पाकिस्तान टीम कब अनाउंस होगी, लेकिन पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन इस वक्त एक गंभीर मसला बनती जा रही है और उसकी बुनियादी वजह गैर संजीदा रवैया है। और उसकी एक मिसाल उस वक्त सामने आई जब कल रिव्यू सेशन में, जिसकी सदारत चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी चौधरी ज़का अशरफ साहब ने की, सिलेक्शन कमेटी के सरबराह इंजमामुल हक, जिन्होंने एशिया कप स्क्वाड को मुंतखब किया था और वर्ल्ड कप का स्क्वाड जिनको मुंतखब करना है, उन्होंने इस इजलास में शिरकत करने की जहमत ही गवारा नहीं की। और पीसीबी को इस बारे में कुछ नहीं पता कि इंजमामुल हक साहब इस इजलास में शिरकत करने के लिए क्यों नहीं आए। दूसरी जानिब डायरेक्टर क्रिकेट मिकी आर्थर, जो कि वीडियो लिंक पर इस इजलास में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हमने जो तैयारी की थी वैसी ही तैयारी हम वर्ल्ड कप में भी करेंगे और उनके पास कोई गेम प्लान नहीं था। दूसरी तरफ कप्तान बाबर आजम इस बात पर जोर देते हुए दिखाई दिए कि उनको कप्तानी से ना हटाया जाए। शादाब खान नाक़िस कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं, उन्होंने तस्लीम किया। लेकिन उनका कहना यह था कि एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में मसरूफ शेड्यूल, श्रीलंका का खराब मौसम उनकी तैयारियों पर असरअंदाज हुआ। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि टीम में तब्दीलियां करना चाहिए, आपके पास वर्ल्ड कप का क्या प्लान है, तो उनका कहना यह था कि हम माजी में भी जीतते रहे हैं और वर्ल्ड कप में भी हम इसी तरह खेलेंगे और हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। दूसरी तरफ उनसे ये पूछा गया कि आप छोटे मैचों में भी अपने अहम खिलाड़ियों को टीम का हिस्सा बनाते हैं, आपने सऊद शकील को नहीं खिलाया, आपने अब्दुल्ला शफीक को नहीं खिलाया, आपने उसामा मीर को नहीं खिलाया, दीगर खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया। उस बात पर बाबर आजम का कहना था कि ये हमारी गलती थी, लेकिन हम इसीलिए छोटे मैचों में और छोटी टीमों के खिलाफ अपने अहम खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरते थे कि हमारे पास ज्यादा मैच नहीं थे और हम चाहते थे कि लड़कों को आराम न दिया जाए। दूसरी तरफ मैनेजमेंट कमेटी के जो सरबराह है चौधरी ज़का अशरफ और टेक्निकल कमेटी के जो स्टाफ हैं, उन्होंने मोर्नी मोर्किल से ये सवाल किया कि शादाब खान खराब कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। श्रीलंका में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान श्रीलंका भारत के स्पिनर ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया, तो शादाब खान को ठीक करने के लिए आपके पास कोई गेम प्लान है? उन्होंने हाथ खड़े कर दिया। उन्होंने कहा मैं तो फास्ट बॉलिंग कोच हूँ, अगर आपको शादाब खान को ठीक करना है तो इसकी एक सलाह मैं आपको दे देता हूँ, आप एक स्पिन बॉलिंग कोच टीम के साथ रख लें। बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है और हालात जो है वो समझ से बाहर है कि पाकिस्तान टीम का इंतखाब करना है। कप्तान और कोच ये कहते हैं कि इन्हीं पुराने खिलाड़ियों के साथ, इन्हीं आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ियों के साथ, इन्हीं इंजरीज के साथ आपको वर्ल्ड कप में शिरकत करना है क्योंकि उनके पास कोई गेम प्लान नहीं है। सही है। क्रिकेट वर्ल्ड कप स्क्वाड के इंतखाब और रिव्यू सेशन की अंदरूनी कहानी हमसे शेयर कर रहे थे सैयद याहिया हुसैनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर नैब के केसेस दोबारा खोलने के लिए एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नैब प्रोसिक्यूटर्स को केसेस के कानूनी पहलुओं का जायजा लेने की हिदायत कर दी है। तफसील जानते हैं अरफा फिरोज से। जी अरफा। देखिए, पहले तो आपको ये अपडेट देते चलें कि जिस बात का इंतजार था आज के नैब की टीम कब जो है वो एहतसाब अदालत पहुंचेगी केसेस के हवाले से रिकॉर्ड लेकर। नैब की टीम कुछ देर पहले जो है वो एहतसाब अदालत जो है वो पहुंच चुकी है, तमाम जो केसेस हैं उनका रिकॉर्ड लेकर पहुंची है। और जो अब एहतसाब अदालत के जो जज हैं उन्होंने भी रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत को ये हिदायत की कि 1 बजे तक तमाम इन केसेस का आप जो रिकॉर्ड है इसका जायजा लें, इसका कानूनी पहलू जो है वो देखें और फिर उनको जो है वो अदालत में जो पेश किया जाए, के बारे में जो बताया जाए। ये एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने जो रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत हैं उनको ये हिदायत कर दी है। एक मुख्तसर सी इब्तदाई जो है वो समाअत भी इसमें हुई है जिसमें नैब प्रोसिक्यूटर्स जो है वो एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की अदालत में जो पेश हुए थे और जज मोहम्मद बशीर ने नैब प्रोसिक्यूटर्स को नैब केसेस के कानूनी पहलुओं का जायजा लेने की हिदायत की है और ये भी कहा कि केसेस का रिकॉर्ड जो है एहतसाब अदालत आज ही जो है वो पहुंचने की नैब प्रोसिक्यूटर्स ने इस पर तस्दीक कर दी है। जो प्रोसिक्यूटर थे सरदार मुजफ्फर, उन्होंने वो पेश हुए थे सुहेल आरिफ, ये 2 नैब प्रोसिक्यूटर से। उन्होंने कहा कि हम कुछ देर तक नैब हेडक्वार्टर जा रहे हैं, नैब केसेस बहाली से मुतालिक जो वो आज मीटिंग है जिस पर जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि प्राइवेट पब्लिक ऑफिस होल्डर सरकारी मुलाजमीन के नैब केसेस की नौयत जो है वो मुख्तलिफ है और उनको मुख्तलिफ आपने हिसाब से जो वो देखना है। साथ में ये भी कहा कि आपने बताना है कि कौन सा केस सुन सकते हैं और कौन सा जो है वो एहतसाब अदालत के दायरे इख्तियार में नहीं है। ये तमाम पहलुओं को आपने देखना है, जिसमें नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हम तमाम नैब केसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालत जो वो पेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद जो यकीनी बनाया जाएगा और आज ही केसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालत जो वो पेश किया जाएगा। अब कुछ देर बाद जो वो 1 बजे मालूम होगा कि रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत जो वो रिकॉर्ड लेकर एहतसाब अदालत में जो वो पेश होंगे। जी ठीक है अरफा, बहुत शुक्रिया तफसील देने के लिए।
ایک اور اہم اپڈیٹ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں زیر التوا کیسز کو تیزی سے نمٹانے کا عمل جاری ہے. خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں کی خصوصی حیثیت کے تحت انکم ٹیکس ری فنڈ کے کیس میں سپریم کورٹ نے نظر ثانی درخواست خارج کر دی. اس سے متعلق مزید تفصیلات جانتے ہیں جیو نیوز کی نمائندہ مریم نواز سے. مریم بتائیے گا، سپریم کورٹ میں کیسز نمٹانے کا سلسلہ جاری ہے، باقی بینچز میں کیسز کی کیا صورتحال ہے؟ جی، سپریم کورٹ میں جو نئے چیف جسٹس پاکستان بنے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، انہوں نے کیسز کو نمٹانے کے لیے جو ہے وہ ایک کازز جاری کی تھی، اور اس کے اندر تمام جو کیسز تھے وہ عوامی نوعیت کے ہی کیسز تھے، یعنی عام عوام کے کیسز تھے، اور ان کے اندر کوئی بھی ایسا کیس نہیں تھا جو پولیٹیکل یا کسی بڑے آئینی کیس سے آئینی نوعیت کے مسئلے سے متعلق ہوتا. تو ابھی جو یہ مقدمات تمام بینچز میں لگائے گئے ہیں، وہ جو 5 ریگولر بینچز ہیں ان کے اندر 15 مقدمات لگائے گئے ہیں، جبکہ ایک بینچ جو کہ جیسے سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ ہے، وہ روزانہ 30 فوجداری مقدمات کی سماعت بھی کر رہا ہے. روزانہ کی بنیاد پر ہر بینچ کے اندر کوئی ایوریج جو کیسز نمٹانے کی ہے وہ 50 سے 60% ہے. اس کے علاوہ کچھ کیسز میں جس میں جو ہے وہ ابھی نئے جو کیسز سنے جا رہے ہیں ان کے اندر نوٹسز جاری کیے جاتے ہیں، فریقین کو وقت دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے دلائل جمع کرائیں. آج بھی کچھ اہم کیسز کی سماعت جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں ہوئی، اور اس میں ایک کیس جو ہے وہ ٹرائبل ایریاز کے اندر ٹیکس سے متعلق تھا، اور جس میں ججز کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ٹرائبل ایریاز کیونکہ اب ضم ہو چکے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر، تو جو ٹیکس جو پہلے ان کو ریٹرن کر دیا جاتا تھا انکم ٹیکس، وہ جو ہے وہ اب ان کو ادا کرنا ہوگا. اور عدالت نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے جو ٹیکس ریفنڈ کی درخواست تھی اس کو خارج کیا ہے. 37 لاکھ روپے کا ٹیکس تھا جو کہ شہری محمد طاہر نے اس کے ریفنڈ کی درخواست دائر کی تھی، اور ہائی کورٹ نے بھی اس درخواست کو اس بنیاد پر جو ہے وہ خارج کر دیا تھا کہ اب ٹرائبل ایریاز یعنی جو کہ فاٹا اور پاٹا کے علاقے تھے وہ خیبر پختونخوا میں ضم ہو چکے ہیں، اس لیے جو وہاں کے شہری ہیں ان پر بھی انکم ٹیکس کی ادائیگی اسی طرح سے لاگو ہوتی ہے جس طرح سے عام شہریوں کے اوپر ہوتی ہے. تو یہ جو مقدمہ تھا اس کو سپریم کورٹ نے بھی آج خارج کر دیا ہے. اس کے علاوہ سپریم کورٹ کی ایک 2 رکنی کمیٹی ہے جو کہ پہلے سے ہی مقدمات جو کہ سپریم کورٹ میں یہ کہا جاتا ہے کہ 60,000 مقدمات تقریباً زیر التوا ہیں، ان کو نمٹانے سے متعلق اور ان کے مقرر کرنے سے متعلق ایک طریقہ کار جو ہے وہ بنا رہی ہے. اور اس لیے اس کمیٹی کے اندر پاکستان بار اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے نمائندگان کو بھی گزشتہ روز شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تو اب وہ کمیٹی سپریم کورٹ کے ان زیر التوا مقدمات کو نمٹانے کا ایک طریقہ کار جو ہے وہ بنائے گی. آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں سابق وزیر اعظم شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز الگ الگ پروازوں کے ذریعے لندن روانہ ہو گئے. دونوں کی مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے اہم ملاقاتیں اور مشاورت ہوگی. شہباز شریف 2 دن پہلے ہی لندن سے واپس پاکستان پہنچے تھے. پارٹی ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعظم محمد شہباز شریف لاہور سے براسہ دوحہ لندن کے لیے روانہ ہوئے ہیں. وہ 1 ماہ لندن میں قیام کے بعد منگل کی صبح ہی وطن واپس پہنچے تھے. مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ شہباز شریف پارٹی قائد محمد نواز شریف کے بلانے پر مشاورت کے لیے جا رہے ہیں اور وہ جلد واپس آ جائیں گے. اس سے پہلے مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز بھی گزشتہ رات غیر ملکی ایئر لائنز کی پرواز کے ذریعے لندن روانہ ہو گئیں. قریبی ذرائع کے مطابق مریم نواز 1 ہفتے تک لندن میں قیام کر سکتی ہیں. ایم ڈی آئی ایم ایف سے ملاقات کی ہے. ملاقات کے بعد جیو نیوز سے گفتگو میں آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر نے کہا کہ پاکستان سے صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ امیروں سے مزید ٹیکس لیے جائیں اور غریبوں کو تحفظ دیا جائے. یہی وہ بات ہے جو پاکستان کے عوام چاہتے ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ سربراہ آئی ایم ایف کے ساتھ ملاقات تعمیری رہی. The actions taken by the government in line with the program, most importantly in line of what is in the interest of the people in Pakistan, to revitalize the economy, to address some of the shortcomings from the past. Of course it is difficult, but the fund is there. We stand by the people of Pakistan. The peoples are at last. So will IMF go for humanitarian reasons rather than being under the structure of IMF? Let me send a simple message to everybody in Pakistan. What we are asking in our program is, please collect more taxes from the wealthy, and please protect the poor people of Pakistan. I do believe that this is in line with what people in Pakistan would like to see for the country.
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने चीन के सूबे निनशिया में जनरल अस्पताल का दौरा किया और मुख्तलिफ शोबों में जदीद मशीनरी और आलात का मुआयना किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी इन दिनों दौरे चीन पर हैं। उन्होंने जनरल अस्पताल का दौरा किया। निनशिया अस्पताल के हुक्काम ने वज़ीर आला को दस्तयाब सहूलतों और तरीक़ाकार पर ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने मुख्तलिफ शोबों, जदीद मशीनरी और आलात का मुआयना किया। निगरान वज़ीर आला का कहना था कि अस्पताल का मैनेजमेंट सिस्टम लायक़ तहसीन और काबिल तक़लीद है। पंजाब के अस्पतालों में इसी तर्ज पर तिब्बी सहूलतों को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नायला कियानी ने मुनासलो सर कर ली। वो ये चोटी सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून है। पाकिस्तानी कोपैमा सरबाज अली ने मुनासलो का रियल समिट सर कर लिया। उन्होंने मसनूई ऑक्सीजन के बगैर चोटी सर की। पाकिस्तानी खातून को पहमा नायला कियानी ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। वो 8,163 मीटर बुलंद मुनासलो सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई। नायला 8,000 मीटर से बुलंद 9 चोटियां सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून है। वो इस सीजन में चीन की चवायो और शीशा पंगमा भी सर करेंगी। दूसरी जानिब पाकिस्तानी को पहमा सरबाज अली ने भी मुनासलो का रियल समिट सर कर लिया। सरबाज अली ने मसनूई ऑक्सीजन के बगैर चोटी को सर किया। सरबाज 8,000 मीटर से बुलंद 14 में से 12 चोटियां सर कर चुके हैं। और एशियन गेम्स में पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम मुसलसल दूसरी कामयाबी के बाद टॉप 12 के राउंड में पहुंच गई है। चीन के शहर हैंगजू में जारी एशियन गेम्स की वॉलीबॉल इवेंट में पाकिस्तान टीम ने दूसरे मैच में भी शानदार अंदाज से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान ने चाइनीज ताइपे को स्ट्रेट सेट्स में 3-0 से शिकस्त दी। मैच में पाकिस्तान की जीत का स्कोर 25-18, 25-20 और 25-19 रहा। पाकिस्तान ने पहले मैच में मंगोलिया को भी 3-0 से हराया था। इन दोनों फतवात के बाद पाकिस्तान टीम टॉप 12 के राउंड में पहुंच गई है।